बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स का पांचवा जो है ना वो आज हम पांचवी वीडियो बना रहे हैं। और जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। जो सिंपल पेबैक पीरियड था उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस लगाई गई, और वो ऑब्जेक्शंस क्या थी कि जी ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। मींस के जो कैश फ्लोज हैं वो एक साल के बाद जो $1 आ रहा है उसको आज भी वो $1 की कदर की निगाह से देखते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि जो एक साल के बाद जो $1 हमें मिलेगा, अगर हम आज उसे देखेंगे तो वो उतनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी ड्यू टू डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, इसमें भी मैं रिवाइज कर देता हूँ वो वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आज $1 का पेट्रोल हम परचेज करें, एक साल के बाद उसी डॉलर का उतना पेट्रोल नहीं आएगा, कम आएगा, मीन कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक के अंदर ARR को निकाल के बाकी जो आपके टेक्निक्स हैं, पेबैक पीरियड और सिंपल पेबैक पीरियड भी इसमें से निकल जाएगा, और जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है, डिस्काउंटिंग, और आगे आपका IRR आएगा, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। तो उसमें आपका जो एक साल के बाद वाला डॉलर है वो इस डॉलर जो आज का $1 है उसके मुताबिक नहीं है। तो आपको डिस्काउंटिंग टेबल भी दिया होता है, जो है ना प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वो गिवन होता है आपको एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर भी ये लास्ट वीडियो के अंदर शेर हासिल डिस्कशन हो गई, जो आपका इंट्रोडक्शन था इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। अगर किसी ने पहले वीडियो नहीं देखी तो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले क्या जो इंट्रोडक्शन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक की या कैपिटल बजटिंग के नाम से, उसको आप ज़रूर देखें। उसके बाद ये वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। साथ ही साथ जो पेबैक पीरियड है उसकी वीडियो भी इसी टॉपिक पर इसी हेडिंग में कैपिटल बजटिंग में बन चुकी है, तो आप काइंडली उसको भी व्यू करें। तो चलिए आते हैं अपने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की तरफ। डिस्काउंटेड जो पेबैक पीरियड है इसका मेन थीम वही है कि आपने अपना पेबैक पीरियड निकालना है, पेबैक पीरियड मालूम करना है नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर। इसमें एक वजाहत थोड़ी सी और कर दूं कि देखिए, आपको कैश फ्लोज अगर एक साल के वक्फे के दिए हुए हैं तो आपका आंसर ईयर्स में निकलेगा, नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर निकलेगा। महीने का कैश फ्लो है, जैसे कह लें कि एक महीने के बाद आपको जो है ना वो कैश फ्लो मिल रहा है, और फिर आपका जो आंसर आएगा पेबैक पीरियड का या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का, वो नंबर ऑफ मंथ्स में आएगा। तो ये आपने जहन में बात रखनी है। नॉर्मली एग्जामिनर जो है वो पर ईयर ही आपको कैश फ्लोज देते हैं और कैश इनफ्लोज देते हैं, और उसमें फिर आपका आंसर जो है ना वो 2.3, इसका मतलब है 2.3 ईयर्स, और 0.3 को आप मंथ के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ईयर्स एंड सो मंथ्स बन जाएंगे, इसका आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने कंसिडर किया कि $120,000 का प्रोजेक्ट वो इनिशिएट करना चाह रहे हैं, और उसमें उन्होंने जो नेट कैश फ्लोज हैं जो जनरेट होंगे मशीन से नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड हैं, ये गिवन है। और ये भी इसमें ड्रॉबैक आ जाता है कि एस्टिमेशन तो गलत भी हो सकती है, ठीक है, कोई फैक्टर्स की वजह से। ये आपके पास एट द एंड ऑफ रेलिवेंट ईयर, तो ये पहले साल का नेट कैश फ्लो है, इसके जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके तो नेट फ्लो आ गया। दूसरे साल का, तीसरे का, चौथे साल का, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का, तो ये कैश फ्लोज इस तरह आ गए। तो टोटल आउटफ्लो हमारा 120 पीरियड में हो जाएगा, और बाकी के हमारे पास जो है ना वो
ईयर वाइज हमें 1 से लेकर और 5th ईयर तक जो अमाउंट रिसीव होगी वो गिवन है। तो अब हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम होनी चाहिए। तो पहली चीज़ आपके पास ये होनी चाहिए, क्वेश्चन में से ये आपने फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़ आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता होना चाहिए, या इसे डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर डिस्काउंट रेट लिखा हो तो उसको ही आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझना। तो दूसरी चीज़ ये एग्ज़ाम में आपने देखनी है। तो ये यहाँ पर 6% दिया हुआ है, देखें ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो काइंडली इसको आपने जो है ना वो फिगर्स में ज़रूर लिख लेना अपने पास, ताकि आपको ढूंढने में मसला ना जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। तो 6% आपका जो है ना डिस्काउंट फैक्टर है, यानी कि अगर आपको टेबल दिया गया है तो आपने 6% वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। अज्यूम द कैश फ्लोज अकर्स इवनली थ्रू द ईयर। अब यहाँ पे हाँ एक चीज़ और है, बिल्कुल सही है कि वो जो एनपीवी था उसके अंदर हमने एट द एंड समझा था, लेकिन यहाँ पर कैश फ्लो पे बैक पीरियड या डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में आपने इवनली थ्रू द ईयर का मतलब है कि ये जो 30,000 आ रहा है इसको मैं अगर 12 पे डिवाइड करूँ, जो भी आंसर आएगा एक्स आ गया, तो एक्स अमाउंट जो है ना हर महीने, क्योंकि 12 पे डिवाइड करो, हर महीने ये अमाउंट जो है ना आपको मिलती चली जाएगी। कि पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक के अंदर वो मेंशन किया हो या ना किया हो, हमने इवनली उसको कंसिडर करना है, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में आता है, लिहाजा हमें जो है ना वो इसको इवनली अज्यूम करना पड़ेगा। वेल जी, तो फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू टेबल ऑफ $1, 5%, 6% एंड 7%। देखिए 5% ये इसलिए इररेलेवेंट है क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% है, तो 6% हमारे लिए रेलिवेंट है। 7% वाला टेबल भी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो ये वाला टेबल आपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का लेना। पहले साल के एंड पे अगर आपको अमाउंट मिलती है तो वो फिर आपको उस पर ये वाला जो है ना वो फैक्टर वो कंसिडर होगा, और दूसरे साल के लिए ये तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है डॉलर्स की, जो कि पहले साल के एंड पे मिलेगा 6% डिस्काउंट के साथ। हमें डिस्काउंट को एक और कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हैं कि आपको एक डॉलर मिल रहा है और वो 6% डिस्काउंट के बाद मिल रहा है, तो जाहिर है अब वो आपको नेट पैसे कितने मिलेंगे, है ना। तो ये देखने के लिए हमें 6% उसमें से ऑफ करना पड़ेगा, और एक 2 साल वाला डॉलर है उस पर, यानी कि आपको जो डिस्काउंट है वो फिर जाहिर है उससे ज़्यादा आपको डिस्काउंट कटेगा और कम पैसे मिलेंगे ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप ज़हन में इसका ले सकते हैं। तो 1 साल के बाद जो $1 मिलेगा वो आपको डिस्काउंट के बाद इतने का रह जाएगा, और $1 अगर 2 साल बाद मिलता है तो डिस्काउंट के बाद आपके पास इतने का रह जाएगा, और अगर 3 साल के बाद जो आपको $1 मिलता है वो जब आप डिस्काउंट कर चुकेंगे तो आपके पास सिर्फ 84 सेंट्स रह जाएंगे। इसी तरह ये 79.2 सेंट्स रह जाएंगे 4 साल के बाद। 5 साल के बाद वो $1 जो आपको मिल रहा है वो आपके पास जो पैसे आएंगे वो आएंगे 74.7 सेंट्स। तो आपने डिस्काउंटेड पे बैक यहाँ से निकालना है, जैसे आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए किया था कि आपने कैश फ्लो को मल्टीप्लाई किया था उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ। यहाँ पे 6 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया आपका वो आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो आपने 6% वाला टेबल लिया, इधर 6% वाला टेबल ले लिया, ये कैश फ्लो ले लिए, इसको आपने 30 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई ये, ठीक है। इसी तरह आपके पास वैल्यू आ गई सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, 4 ईयर की, 5 ईयर की। इसके बाद फिर आपने ये देखा कि 120,000 का वो जो बैलेंस था वो आपके पास नेगेटिव में चल रहा था। इसमें से पहले आपने ये अमाउंट माइनस की तो क्या रह गया, फिर आपने ये अमाउंट माइनस की तो क्या रह गया, ये माइनस की तो ये क्या रह गया। तो ये आपके बैलेंस आते चले। पर पहले जो आपकी अमाउंट टोटल रिक्वायर्ड थी 120,000 था, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर आप देखें 28,290। वो जब
आपने 120 में से वो पैसे रिकवर हो गए और हमारे पास बाकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो 91,710 रह गई साल के एंड पे। एक साल हमारा कंप्लीट हो गया, अभी पैसे हमारे मुकम्मल नहीं हुए। फिर नेक्स्ट ईयर हमें $40,050 मिले, 9171 में से हम 701 में से माइनस करेंगे और फिर दूसरे साल के एंड पे हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट 51,660 रह जाएगी। तीसरा साल जब आएगा तो उस वक्त हमें रिसीव हो रहे हैं 42,000, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। हालांकि मिल हमारे पास रहे थे 50,000, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू में हमने कन्वर्ट किया तो 42,000 हमारे पास रिमेनिंग रह गए। तो 51,660 में से 42 रिकवर हो जाएंगे तो बाकी आपके पास रह जाएंगे 9,660। अब जब चौथा साल आएगा उसमें आप ये देखिए, या जिस भी साल में ये सिचुएशन अराइज हो कि पैसे आपको आ ज़्यादा रहे हो और रिक्वायर्ड कम हो, तो हमेशा याद रखिए ये वाला फार्मूला आपने लगाना है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट इन द पीरियड डिवाइडेड बाय द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हमें साल के दौरान ये मिलनी है, क्योंकि हमने इवनली कंसिडर किया हुआ था। इसका मतलब है कि पहले दिन से ही पैसे हमें वापस आना शुरू हो गए थे और ये साल अभी 0.22 हुआ था और हमारे 9,660 डॉलर जो है ना वो हमारे पूरे हो गए थे। तो लिहाजा अब हमें पे बैक पीरियड का आंसर मिल चुका कि ये आपका 4th ईयर पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसकी फ्रैक्शन 0.22, इसको मंथ में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो मंथ्स में आ जाएगा, लेकिन आपको मंथ्स में देने की आंसर ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के अंदर आंसर चल जाएगा। तो देखिए पहला साल हमारा कंप्लीट हुआ, पैसे नहीं अभी पहुंचे पूरे, दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया, तीसरा साल भी हमने पूरा लगा दिया, लेकिन चौथा साल अभी पूरा नहीं हुआ। तो $3.22 ईयर्स ये हमारा जो है ना वो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आ गया। तो इस तरह आपने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को लेके चलना। आई होप कि आपको कुछ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है। वहाँ पे आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है आपके बाद जो वीडियो देखने वाले हैं वो वहाँ से फ़ायदा ले सकें। तो आप काइंडली ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और जो भी आपकी इसके मुतालिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम देयर। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।